दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आपको आर ओ ए आर ओ यू पी पी सी एस और कई कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी मैं करवाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी क्रम में आज मैं एक पेपर करवा रहा हूँ, वो आपको आगे बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहला प्रश्न, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? ए बलिदान, बी बैल आनुवंशिक और डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इसका सही जवाब होगा डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। अगला प्रश्न, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। सातवाहन भारत का एक राजवंश था, इसमें केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। सातवाहन राजवंश सातवाहन भारत का एक राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज किया। राजा सातकर्णी के उत्तराधिकारियों के केवल नाम ही पुराणों द्वारा ज्ञात हैं। इनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के संबंध में उसके शिलालेखों से बहुत कुछ परिचय प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध शक महाक्षत्रप नहपान का समकालीन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक राज या एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? कौन से महाग्रंथ में 16 महाजनपद का? इसका ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय। क्या ऑप्शन होगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख निम्नवत है: अवंती, अश्मक, अंग, अम्बुज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्र, वत्स व पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सूरसेन। ये 16 महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंद कुश से गोदावरी राज्य तक फैले हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? इक्ता, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी रजिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है। इस द्वार का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसको सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। यह ईरान से ली गई अर्धगुंबकीय शैली से बना है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? भारत में मनसबदारी व्यवस्था, इसका सही जवाब होगा अकबर। किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी।
इस व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बासाई द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा चंगेज खान एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की गई थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किया जाने का संकेत मिलता है। मनसब का तात्पर्य किसी पद से नहीं था, बल्कि यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार स्पष्ट है, मनसब का अर्थ पद या श्रेणी है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन इस्लाम का शुद्धिकरण। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। वहाबी आंदोलन 1828 से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक चलने वाले इस विद्रोह के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। तो वहाबी आंदोलन में इम्पोर्टेंट इसमें क्या टॉपिक है, किसने शुरू किया था? रायबरेली के सैयद अहमद। और आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। और पटना के विनायत अली और इनायत अली, पटना के इनायत अली और विलायत अली इसके प्रमुख नायक थे। निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? तो इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ये चारों ऑप्शन नहीं है। इसमें स्टार बना हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब होगा आर्य समाज। आर्य समाज इसका सही, आर्य समाज। विकल्प में दिए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विजयानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था, जबकि सत्यशोधक समाज वर्ष 1873 में, ये इम्पोर्टेंट है, सत्यशोधक समाज वर्ष 1873 में ज्योतिबा राव फुले द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद, उसकी कृतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध किया। सर्वप्रथम इन्होंने शूद्रों एवं अछूतों के लिए आवाज़ उठाया तथा अछूतों के लिए विद्यालय भी खुलवाए। तो आपको ये लग रहा होगा ए भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है, तो डी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई है ना। और सी में आर्य समाज, ये भी सही माना जाएगा। इसलिए दोनों विकल्प सही होने के कारण आयोग द्वारा इसे क्या किया गया? हटा दिया गया। ये आप प्रश्न देख सकते हैं, आयोग ने कोई भी इसका, क्योंकि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने दोनों का समान वो था, दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई। तो इसका कोई ऑप्शन आयोग ने हटा दिया था। तो इससे अपन ने क्या सीखा इस प्रश्न के माध्यम से? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता को किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ ने 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया
जिसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या जोर दिया गया? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया पूर्ण स्वराज। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न एक और बनता है इस पर, क्या इस 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ये कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब होगा लाहौर। अगला प्रश्न, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा गांधी जी के अनुयायियों ने। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। इस सत्याग्रह के असफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायियों में से एक थे। तो इसका सही जवाब, अगर एक ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल भी आ सकता है तो वो भी ऑप्शन सही होगा, और इसमें क्या दिया है गांधी जी के अनुयायियों ने, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक थे बाबा हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने हेतु किया गया था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1913 में। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकलता था जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गईं। तो इसमें गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। मैंने पहले ही बताया जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक शासन किया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में बनाए गए जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की। चौखंपा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया। चौखंपा सिद्धांत क्या है? तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1967 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। लोहिया जी चौखंबा सिद्धांत के अग्रगण्य सिद्धांतकार थे। इनकी पुस्तकों में से एक गिल्टी ऑफ इंडियाज पार्टीशन है। प्रश्न इससे बनता है, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गाँव है। ये कहाँ है? बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गाँव है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु निम्नलिखित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। उच्चतर बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात में। पूर्वोत्तम बिंदु किबतु अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। उत्तरतम यानी नॉर्थ ईस्ट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात में। पूर्वोत्तम बिंदु किबतु अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरी वृक्ष के लिए। क्या जवाब? सुंदरी। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यह डेल्टा धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिनके नाम पर इन वनों का नाम सुंदरबन पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देवदार, केवड़ा, तरमजा, आमलोशी, भोरा वृक्षों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो सुंदरबन में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा सी, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। मिसिसिपी मुहाने का संकुचन भू संतुलन का उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भू रचनाएं जैसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, पठार मैदान और संतुलन की अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 226 मीटर। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। 261 मीटर ऊंचे टेहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में स्थित होते हैं? कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और 7 शिखरों में चौथा सबसे ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे लंबा मुक्त पहाड़ है, जिसका शिखर 5895 मीटर है। किलिमंजारो एक विशाल स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो करीब 1 मिलियन साल पहले गठित होना शुरू हुआ था, जब लावा रिफ्ट घाटी से बहना शुरू हुआ। अतः स्पष्ट है कि माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा माउंट किलिमंजारो। न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है टुंड्रा। न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है टुंड्रा।
टुंड्रा एक प्रकार का बायोम है जहाँ वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने की अपेक्षाकृत छोटे मौसम का प्रभावित होती है। टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया है जिसका अर्थ ऊंची भूमि या वृक्षहीन पर्वतीय रास्ता होता है। टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के हैं: आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। इन प्रदेश की वनस्पतियां मुख्यतः बौनी झाड़ियां, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बने हैं, अतः ये न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है। जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। शुष्क परिस्थितियों में उगने वाले पादपों को मरुद्भिद पादप कहते हैं। जीरोफाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जैरिक का अर्थ है शुष्क, फाइटस का अर्थ है आवास। जीवन चक्र की अवधि आकार की एवं कार्य की अनुकूलन के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अल्पकालिक पादप, गूदेदार या मांसल पादप, अमांसल मरुद्भिद। इस प्रकार की वनस्पति रेगिस्तान शुष्क क्षेत्रों में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। यही विरल पादप वहाँ ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के पाए जाने वाले अल्पकालिक पादप वहाँ के मानव व जंतुओं के जीवन आधार है। मरुद्भिद पौधे के कुछ उदाहरण नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, केजुरिया आदि कैक्टस वर्गीय सुंदर उदाहरण हैं। जैरोफाइटिक वनस्पति का ऑप्शन घास के मैदानों और मरुस्थलों में। निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को प्रायः सवाना बायोम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। चूँकि इस क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर का तीव्र होना, अधिक आबादी, अधिक चारागाह एवं विविध जलवायु परिवर्तन के कारण झाड़ियाँ बहुत छोटे पाए जाते हैं जो घास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट भूविज्ञान में परमाफ्रॉस्ट स्थायी तुषार ऐसी धरती को बोलते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो। इस प्रकार की भूमि में मौजूदा जल अक्सर मिट्टी के साथ मिलकर उसे इतनी सख्ती से जमा देता है कि मिट्टी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। इस प्रकार के स्थान अधिकतर पृथ्वी के ध्रुवों के पास होते हैं जैसे कि साइबेरिया, ग्रीनलैंड एवं अलास्का। यद्यपि कुछ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि तिब्बत, लद्दाख में भी जहां तहां परमाफ्रॉस्ट मिलता है। परमाफ्रॉस्ट में खुदाई करना पत्थर तोड़ने की तरह होता है, अतः इसके लिए भारी औजारों की ज़रूरत होती है। सही जवाब उत्तरी अमेरिका तथा साइबेरिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान। सही जवाब होगा हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं। सभी को पता है मानसून में जो हवाएं हैं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ का मौसमी स्थानांतरण होता है। इस समय एशिया विशेषतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में दबाव में परिवर्तन के कारण वायु की दिशा हिंद महासागर से पूर्व क्षेत्र की ओर हो जाती है, जिससे ग्रीष्मकाल में हल्की वर्षा होती है। बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण
वानस्पतिक साधन है। बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वानस्पतिक साधन है।